Assalamu alaikum, my dear students. My name is Muhammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। हमने आज के लेक्चर में ये डिस्कस करना है कि बेसिकली रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली वो तमाम रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जो कि रिसाइकल भी हो सकते हैं, जिनके डिप्लीट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आज के लेक्चर में जो हम मेन एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे वो बेसिकली होंगी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड विद रिस्पेक्ट टू लैंड। आज के इस लेक्चर में इस बात को कवर करेंगे कि लैंड से क्या मुराद है, वाटर से क्या मुराद है और एयर से क्या मुराद है, इनकी कॉम्पोजिशंस क्या हैं, इनके ऊपर ह्यूमन इफेक्ट्स क्या हैं और किस तरह ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिस्कस करने जा रहे हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर हम बात करें रिसोर्सेज की तो बेसिकली रिसोर्सेज जो हैं दीज आर बेसिक नीड्स for the survival of life। तो लाइफ के इस प्लेनेट पे सर्वाइवल के लिए ये बड़ी ज़रूरी जो है वो हमारे लिए चीज़ है। अब बात करें रीन्यू की तो वर्ड ही हमें बता रहा है ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो रीन्यू होते रहते हैं। सो दे कैन बी रीन्यू मीन दैट हम ये भी कह सकते हैं दे कैन बी recycle, can be used again and again or never ever depleted। ये वेस्ट नहीं होते, ख़त्म नहीं होते। तो बेशुमार हमारे पास जो है वो और भी इनके करैक्टरिस्टिक्स हैं। ये मेजर हमारे पास इनके करैक्टरिस्टिक्स हैं जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज को बयान करते हैं। आइए ज़रा कुछ हम डिस्कस करते हैं जो हमारे पास रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास एयर। अगर हम एयर की बात करें तो एयर के बारे में हम कहते हैं कि बेसिकली इट्स द ब्लैंकेट of gases which surround us या which around us। तो हमारे इर्द गिर्द जो गैसेस का एक ब्लैंकेट है वो हमारे पास क्या कहलाता है, एयर कहलाता है। अब याद रखिएगा जब हम बात करते हैं ब्लैंकेट ऑफ गैसेस तो हम ये भी कह सकते हैं इट्स द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये बेसिकली गैसेस का मिक्सचर है। अब कौन कौन सी गैसेस हैं जो ज़्यादातर यहाँ पे पाई जाती हैं, आइए ज़रा इनकी बात करें। तो हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा है विच इज़ 79%। ऑक्सीजन का रैंक उसके बाद आता है विच इज़ ऑलमोस्ट 20%। उसके बाद जो रैंक आता है वो CO2 का आता है विच इज़ 0.034%। और उसके बाद हमारे पास आती हैं नोबल गैसेस जो कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारी इसके अंदर आती हैं। तो इन गैसेस के मिक्सचर को बेसिकली हम एयर कंसीडर करते हैं। अब ये जो सारी गैसेस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो ये है पार्ट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। हमारी ड्राई बॉडी का 50% प्रोटीन है और ये प्रोटीन आ जाके बनी है नाइट्रोजन से। हमारी बॉडी में या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन दिस प्लैनेट दे मस्ट हैव अ स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल जो इनके बॉडी के फीचर्स को कंट्रोल करता है
वो जेनेटिक मटेरियल जो है उसके अंदर भी हमारे पास जो है वो मौजूद है नाइट्रोजन। तो इस सेंस में नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनको विद रिस्पेक्ट टू प्लांट्स देखें तो प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल की जो है अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में मैग्नीशियम और नाइट्रोजन जो है वो इन्वॉल्व है। नाइट्रोजन उनकी रूट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, उनमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेशुमार जगहों पर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो जितनी भी हमारे पास लाइफ फॉर्म्स हैं, ऑल लाइफ फॉर्म्स जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यूज इट इन रेस्पिरेशन, इसको रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। और रेस्पिरेशन जो है वो बेसिकली बेसिक मैकेनिज्म है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी को प्रोड्यूस करने का बहुत बड़ा एक मैकेनिज्म है। और अगर हम बात करें एनिमल्स की, सो एनिमल्स के लिए एनर्जी बहुत ज़रूरी है। और ये एनर्जी जो है वो प्लांट्स से लेते हैं। जब प्लांट्स को वो खाते हैं तो उनकी एक रेडीमेड फूड जो है वो प्लांट्स की, या एनिमल्स को जब एनिमल्स खाते हैं तो एक रेडीमेड फूड जो है वो एनिमल्स का हिस्सा बन जाती है। तो फिर उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक किया जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। उसमें बॉन्ड्स के दरमियान एनर्जी को ब्रेक किया जाता है और उस एनर्जी को रिलीज़ करवाया जाता है ताकि नए ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इसको क्या कर सके, यूज़ कर सकें। सो जो एनर्जी का सोर्स है बॉडी में वो रेस्पिरेशन है, जो कि डिपेंड कर रही है ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइवल तो बिल्कुल भी नहीं है हमारा। अगर खाना 2-3 दिन ना मिले तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर 5 मिनट तक प्रॉपर आपको ऑक्सीजन ना मिले, 5 मिनट तो फिर बहुत ज़्यादा है, अगर 1 मिनट तक प्रॉपर आपको ऑक्सीजन ना मिले तो फौरन डेथ होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस नेक्स्ट की, तो ये हमारे पास जो CO2 है ये बेसिकली रॉ मटेरियल है ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का क्या है, रॉ मटेरियल है। इसकी बेस पे प्लांट जो है वो क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। और जब प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं तो इस तरह ये जो CO2 है ये प्लांट्स के अंदर फूड बनाने में, C6H12O6 बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। और फोटोसिंथेसिस इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस दुनिया के तमाम ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी प्रोसेस के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, यानी वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो इस तरह ये जो एयर है इसकी जो गैसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम इन रिसोर्सेज को, अगर हम एयर की बात करें तो हम इनको अच्छा खासा ख़राब कर रहे हैं, इनमें अच्छी खासी ख़राबी लेके आ रहे हैं। अब वो ख़राबी क्या है, हम क्या कर रहे हैं, पोल्यूट द एयर। अब किस किस तरह एयर को पोल्यूट किया जा रहा है, बाय द बर्निंग ऑफ द फॉसल फ्यूल्स, बाय बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। तो फॉसल्स फ्यूल्स के बर्न होने से बहुत ज़्यादा मिकदार में रिलीज होती है CO2, SO2, NO2। अब ये जो गैसेस हैं दे आर द सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इससे अच्छा खासा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो पैदा हो रहा है। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज अच्छा खासा जो है वो
इंडस्ट्रीज़ की जो चिमनीज़ होती हैं उनसे बेशुमार जो है वो केमिकल रिलीज़ होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, और वो लगातार कॉन्टामिनेट कर रहा है हमारी फ्रेश एयर को। सो ये क्या कर रहा है? कॉन्टामिनेट फ्रेश एयर। तो इससे अच्छा खासा जो है वो नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसी एयर को तो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ द ब्रीदिंग, और जो हमारे सर्वाइवल को मेंटेन रखे हुए हैं। अगर हम बात करें CO2 की, तो CO2 नो डाउट एक अच्छी चीज़ है, प्लांट फोटोसिंथेसिस में से यूज़ करते हैं, और ये जो प्रोसेस है और प्लांट जो हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का फूड का सोर्स है। दे आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर CO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1% से ज़्यादा चली जाए, तो जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और ये जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करती है, जिससे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। SO2 NO2 अगर ये रेन वाटर में ऐड हो जाएं तो ये एसिड रेन काज करते हैं। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हम मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे हो सकती है एसिड रेन। और ये जो एसिड रेन है ये क्या करती है? ये डैमेज कर देती है सॉइल को, एनिमल्स को और प्लांट्स को। तो सॉइल जो एसिड रेन है ये भी हमारे पास जो है वो एयर की कॉन्टेमिनेशन का एक सबूत है। तो इस तरह हम रेगुलर बेस पे जो है वो एयर को क्या कर रहे हैं? कॉन्टेमिनेट कर रहे हैं। एक और सोर्स अगर देखा जाए तो हमारे पास जो ऑटोमोबाइल है, गाड़ियां वगैरह, तो इनसे भी अच्छा खासा जो है वो पेट्रोल या डीजल के बर्न होने पर गैसेस निकलती हैं, वो भी हमारी एयर को प्रॉपरली कॉन्टेमिनेट कर रहा है। तो हमें इनको जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज करना होगा, फिल्टर यूज़ करने होंगे, ताकि हम एयर की कॉन्टेमिनेशन को बचा सकें और अपना सर्वाइवल जो है वो मेंटेन रख सकें। अगर हम सेकंड सोर्स की बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट सोर्स है, जो रिसोर्स है, वो बेसिकली हमारे पास है वाटर। अब अगर वाटर की बात करें तो हमारा ये जो प्लैनेट है, इस प्लैनेट में का 70% पोर्शन वो कवर्ड बाय वाटर, और इसका 30% ये बेसिकली कुछ जगहों पर 70 to 71% भी लिखा हुआ है, और ये 29 to 30% भी लिखा हुआ है। ये जो है वो लैंड है, खुश्की वाला हिस्सा। अब ये जो 70% है ये वाटर है, जो कि बड़ी एक्सेस क्वांटिटी में है। इसका 97% ओशियंस के अंदर है। इसका 2% ग्लेशियर्स में है, और इसका 1% वो फ्रेश वाटर है, जो कि है इन लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर। तो यहां पे हमारे पास जो है ये पानी की बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम इसके यूज की बात करें तो इस वाटर का 90% पोर्शन हम यूज करते हैं इन इरिगेशन। तो ज़राअत में हम यूज करते हैं 90%, और 10% जो है इन डोमेस्टिक यूज। अब जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक यूज तो डेफिनेटली इसको हम यूज करेंगे इन इंडस्ट्रीज, जहां पे हम इनको टू फॉर्म
फूड आइटम्स, मिसाल के तौर पे हम इनसे जो है वो बेवरेजेस बनाने के लिए, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए और बेशुमार जो है वो फूड आइटम बनाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। और अगर हम बात करें इन हाउसेस, तो घरों के अंदर हम इनको यूज़ कर रहे हैं टू ड्रिंक, टू कुक फूड, एंड डेफिनेटली हम इनको जो है फॉर द पर्पस ऑफ बाथिंग, इसके लिए भी इसको यूज कर रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं कि हम कुछ हिस्सा यूज कर रहे हैं, एनिमल्स जो हैं वो कुछ हिस्सा यूज कर रहे हैं, तो जो एनिमल यूज कर रहे हैं वो यूरिनेशन के जरिए, स्वेटिंग के जरिए दोबारा इसको एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। जो प्लांट्स यूज कर रहे हैं वो बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपायरेशन वेपर्स बन के एनवायरनमेंट को जो है वो क्या कर दिए जाते हैं, रिटर्न कर दिए जाते हैं, और उन वेपर से बादल बनते हैं, बारिश होती है और वाटर दोबारा जो है वो क्या कर दिया जाता है, लौटा दिया जाता है। तो इस तरह एक साइकिल, वाटर साइकिल जो है वो मेंटेन है, जो इसकी जो है वो रिन्यूअल को मेंटेन रखती है और इसके बैलेंस को मेंटेन रखती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने इस वाटर के रेजरवायर को भी अच्छा खासा जो है वो क्या कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, कॉन्टामिनेट कर रहे हैं। हम इसके अंदर जो है वो क्या कर रहे हैं, वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, सो इंडस्ट्रीज से अच्छा खासा वेस्ट निकल रहा है और उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो डाल दिया जाता है वाटर के अंदर, और अच्छा खासा जो है वो हमारे पास वाटर जो है वो क्या हो रहा है, कॉन्टामिनेट हो रहा है। इसी तरह बेशुमार डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ की वजह से पानी के अंदर एक यूट्रिफिकेशन का कॉन्सेप्ट भी जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है, यानी जिसमें वाटर की सरफेस के ऊपर न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे अलगी और फंगी और बैक्टीरिया जो है दे विल स्टार्ट टू लिव देयर एंड दे विल फॉर्म अ स्पेसिफिक लेयर देयर, जिससे जो है वो पेनिट्रेट नहीं हो पाती लाइट, और ऑक्सीजन जो है वो भी क्रॉस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो पानी के नीचे बेशुमार एनिमल्स हैं उनकी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेथ होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास जो है वो मेन सोर्सेज हैं जो कि क्या कर रहे हैं, वाटर को बहुत ज़्यादा कॉन्टामिनेट कर रहे हैं। इस तरह अगर हम एक और नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो वो हमारे पास है लैंड। सो हमारे पास इस कुर्राए अर्ज पर 29 से 30% जो पोर्शन है वो लैंड का है, और इसकी जो अपर मोस्ट लेयर होती है, अपर मोस्ट लेयर जिसे अर्थ क्रस्ट कहते हैं, उसमें मेन चीज है जी सॉइल। अब सॉइल की अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो इस सॉइल के अंदर सॉइल पार्टिकल्स होंगे जो कि क्ले वगैरह, सैंड वगैरह है। इसके अंदर सॉइल ऑर्गेनिजम्स होंगे, बेशुमार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं और बेशुमार जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। इसके अंदर बेशुमार ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस शामिल होती हैं। ये सारे जो हैं दे आर द पार्ट ऑफ द सॉइल। अगर हम सॉइल की इंपॉर्टेंस देखें या लैंड की इंपॉर्टेंस देखें तो नंबर 1 ये क्या कर रही है जी, एंकर प्लांट को एंकर करने में हेल्प कर रही है। सोर्स है मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, तो बेशुमार न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल से ही प्लांट्स को जो है वो मिलते हैं
और उनको रिसीव करके, उनको यूज़ करके उन मिनरल्स को, उन न्यूट्रिएंट्स को आगे जो है वो सप्लाई किया जाता है। प्लांट ने जब रहना है सॉइल के ऊपर या एनिमल्स ने जब रहना है लैंड के ऊपर, तो ये मेन जो है वो जगह है जो उनको रहने के लिए एक मीडियम जो है वो सप्लाई कर रहा है। इसी तरह हमने कहा ये मिनरल्स का बेसिकली सोर्स है। और ये जो 29% हमारे पास या 30% हमारे पास जो पोर्शन है लैंड का, उसका 11% जो है वो यूज़ है इन एग्रीकल्चर। तो क्रॉपिंग के लिए उसका 11% हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास ये बहुत बड़ा सोर्स है फूड का, क्योंकि डेफिनेटली जब हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इसको यूज़ करेंगे तो एग्रीकल्चर में हमारे पास सारी फूड आइटम्स जो हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, हम इनसे रिसीव कर रहे हैं। लेकिन हम आज आके इस लैंड को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। किस तरह? नंबर 1, विगोरस क्रॉप प्रोडक्शन। बगैर सोचे समझे हम क्या किए जा रहे हैं, हम बगैर सोचे समझे वहाँ पे बेशुमार टाइप्स की क्रॉप्स लगा रहे हैं बगैर सोचे समझे। अब उन क्रॉप से क्या होता है, सपोज कर लीजिए मैं एक स्पेसिफिक जगह पर मैं एक ही तरह की फसलें उगाता रहता हूँ। अब उनसे नुकसान ये होगा कि वो जो स्पेसिफिक टाइप की जो मेरे पास वहाँ पे क्रॉप है, वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो है वो अब्जॉर्ब करेगी। जब न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करेगी तो उससे जो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा वो होगा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। जब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली फर्टिलिटी में भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, फर्टिलिटी में भी अच्छी खासी कमी होगी। इसके अलावा हमारे पास एक और जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन से क्या मुराद है, जिसे हम आसान अल्फाज में कहते हैं ज़मीनी कटाव। अब ज़मीनी कटाव से क्या मुराद है कि हम कोशिश करते हैं कि हम नेचुरल लैंड को आर्टिफिशियल लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं। एक जगह पे फॉरेस्ट है उसे ख़त्म किया, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगा दी, वहाँ पे हमने जो है वो कोशिश की, वहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज़ बना दिए। जब ऐसा किया तो जब तक प्लांट्स थे तब तक वो सॉइल को आपस में जो है वो अपनी रूट्स के ज़रिए जो है वो पकड़ के रखते हैं। अब जब वहाँ पे आपने जो है वो ख़त्म कर दिए, दरख्त वगैरह ख़त्म कर दिए, तो वहाँ पे जब भी बारिश होगी वो अपने साथ इन न्यूट्रिएंट्स को डिज़ोल्व करके ले जाएगी टुवर्ड्स रिवर, टुवर्ड्स पॉन्ड। तो वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन जो है उसकी जो सॉइल है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से वहाँ पे जो है वो बेशुमार जगहों पे दरारें पड़ जाती हैं, फर्टिलिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो ज़मीन जो है वो बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा कई जगहों पे हमें क्या करना पड़ता है, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। तो नो डाउट ये अच्छी चीज़ें हैं, जब न्यूट्रिएंट्स वगैरह की डेफिशिएंसी हो जाए आप फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हो। लेकिन इन फर्टिलाइजर्स की वजह से सॉइल के अंदर जो है वो पोल्यूशन भी पैदा होती है, क्योंकि अगर ये किसी तरीके से प्लांट के अंदर चले जाएँ, क्रॉप के अंदर चले जाए, वेजिटेबल के अंदर चले जाएँ, फ्रूट के अंदर चले जाएँ, तो ये हमारी ज़िंदगी तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह इंसेक्टिसाइड्स जो हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो है वो क्रॉप्स की प्रोडक्शन मैक्सिमम हो, यील्ड बढ़ जाए, इंसेक्ट्स को मार दिया जाए, तो ये बेशुमार ऐसे इंसेक्ट्स को भी मार देती हैं जो कि पॉलिनेशन के लिए बड़े ज़रूरी थे या किसी और बेनिफिट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। इस तरह भी लैंड को जो है वो नुकसान पहुँचता है। इसी तरह सॉलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग, ये भी दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो सॉइल को, जो लैंड को फेस करना पड़ती हैं। सॉलिनिटी मीन ज़ेरे ज़मीन पानी की जो है वो बहुत ज़्यादा, सॉलिनिटी मीन ज़ेरे ज़मीन नमकियात की बहुत ज़्यादा जो है वो क्या हो जाए, उनका बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाए। और वाटर लॉगिंग मीन पानी का बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाए, यानी जिसे आपने किसी ज़माने में पढ़ा था सीम और थोड़। तो थोड़ कहते हैं सॉलिनिटी को, यानी सॉल्ट ज़्यादा हो गए। सीम कहते हैं वाटर बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये भी जो है वो हमारे पास जो है वो कंडीशन है, एक प्रॉब्लम है जो कि लैंड को फेस करना पड़ता है ड्यू टू द अनवाइजली यूज़ ऑफ ड्यू टू द अनवाइज यूज़ ऑफ दिस रिसोर्स। तो ये बेसिकली हमने
इस लेक्चर में 3 रीन्यूएबल रिसोर्स को डिस्कस किया, जिनमें एक एयर था, जिसमें एयर की हमने इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया और साथ उसमें जो है वो मेन क्या क्या काजेज़ हैं, मेन क्या क्या रिसोर्सेज हैं जो उसको जो है वो पोल्यूट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने वाटर को डिस्कस किया, उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया और देखा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको जो है वो पोल्यूट कर रहे हैं। और लास्ट पे हमने लैंड को ऑब्जर्व किया और साथ ये देखा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको नुकसान पहुँचा रही हैं। अगर हम इस लेक्चर की इम्पॉर्टेंस को देखें तो हमारे पास ज़्यादातर ये टॉपिक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास ये जो परसेंटेजेस हैं ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो पूछा जा सकता है या एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मेन काजेज़ कौन सी हैं ये आपको पता होना चाहिए। वाटर में कितने परसेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है, डोमेस्टिक यूज़ हो रहा है, कितने परसेंट जो है वो इरिगेशन में यूज़ हो रहा है, ये आपको जो है वो एमसीक्यू के लिए मालूम होना चाहिए। कितना परसेंट जो है वो एग्रीकल्चर में लैंड यूज़ हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। इम्पॉर्टेंस क्या है लैंड की, ये आपको पता होना चाहिए। सॉइल की कॉम्पोजिशन क्या है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको मालूम होना चाहिए। सो इस तरह इस लेक्चर को हमने कंप्लीट किया। होप्स आपको समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।